नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों के लिए वो छात्र छात्राएं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं कि जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए जून 2024 को ध्यान में रखते हुए नया बैच स्टार्ट किया गया है। और आज हम उसकी अगली कड़ी को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन, उसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था संप्रेषण। पिछली क्लास से हमने संप्रेषण पर डिस्कस किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से क्लास कट हो गई थी। तो आज उसी टॉपिक को हम लेकर के आए हैं आपके सामने, संप्रेषण का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संप्रेषण यानी मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, संप्रेषण के सिद्धांत जो आपके सिलेबस में दिए हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए, वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि और लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग नमस्कार, शिल्पी जी, ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं मैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी स्टार्ट हो चुकी है जून 2024 के लिए। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो संस्था के नंबर पे 9628959237 9628959237 पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको कैसे ऐप पर लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ एक विशेष सूचना है, आप इसको भी जान लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साल का सबसे बड़ा अंतिम अवसर है, 80% की छूट दी गई है सारे विषयों पर, और ये 28 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक नए साल के इस अवसर पर किया गया है। अगर आप टीजीटी पीजीटी में लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस, एलटी ग्रेड, जीआईसी, बिहार स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए न्यू ईयर बैच स्टार्ट किया गया जिसमें आपको 80% की छूट दी गई है। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है नेट जेआरएफ में, और साथ में आप फर्स्ट पेपर भी चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर की भी कक्षाएं चल रही हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं टीचर्स एकेडमी के। और इसके लिए आपको करना क्या है, संस्था के नंबर 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी हम लोग, बात करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में बात हम कर रहे थे कि अभिप्रेरणा को लेकर के हमने शुरू किया था क्लास, और बीच में क्लास कट हो गई थी। शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा से, मोटम शब्द से बना था। कौन सा भाषा? लैटिन। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी इसकी, लैटिन भाषा से हुई। कौन सी भाषा? लैटिन। और इसका अर्थ क्या होता है? मोटस या मोट, इसका मतलब होता है गति, मोशन जिसे बोलते हैं ना, गति। हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, ठीक, किसी भी उत्तेजना को जिसके कारण व्यक्ति कोई प्रक्रिया या व्यवहार करता है। यह उत्तेजना जो होती है वो बाहरी भी होती है, आंतरिक होती है, दोनों प्रकार की होती है। तो जब हम उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए, और खासकर एक्साइटेड तब उस समय जब ज़्यादा हो जाते हैं जब कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और उसमें हमारे किसी बहुत खास का सिलेक्शन हो जाता है। अंदर से तो हम कुछ और रहते हैं, बाहर से दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर एक जलन की फीलिंग होती है जो ह्यूमन नेचर है, बहुत से लोगों के साथ होती है। तो वहाँ भी इंसान बहुत उत्तेजित हो जाता है और वो सोचता है कि हम भी ये काम अब करेंगे, अब अगली बार हम भी सिलेक्शन लेंगे। तो वो उत्तेजना बाहरी भी हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है, जिसके आधार पे हम कोई कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब बताया गया है, याद रखिएगा, आंतरिक और बाहरी दोनों होती है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है। आदमी अंदर से किसी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होता है कि नहीं, मैं ये काम करूँगा, आई डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये होता है। और इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वुड साहब ने, किसने? वुड, ठीक है, वुड साहब ने यहाँ पे डिफिनेशन दी है। और डिफिनेशन में उन्होंने क्या लिखा है देखिएगा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरण कहलाती है।
ठीक है। कार्य को आरंभ करने, कार्य को जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरण कहलाती है, यानी मोटिवेशन कहलाती है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो आज शाम को डिसाइड करते हैं कि कल सुबह से हमारा टाइम टेबल ये होगा, टाइम टेबल बनाते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं और जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे सामने चिपका देते हैं, अगली सुबह से हम करेंगे। लेकिन वो अगली सुबह होते होते वो सुबह कब चली जाती है पता भी नहीं चलता, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। वुड जी के अनुसार, गुड इवनिंग प्रतिभा जी, वुड के अनुसार आगे चलते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखा है। अब वुडवर्थ के अनुसार क्या है, निष्पत्ति का परिणाम योग्यता और अभिप्रेरणा है। निष्पत्ति का परिणाम योग्यता और प्रेरणा है। पीटी युंग के अनुसार प्रेरणा या अभिप्रेरणा दोनों एक ही है, मोटिवेशन। व्यवहार को जागृत करने की क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीके को निहित करने की प्रक्रिया है, पीटी युंग के अनुसार। जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो आपका जो व्यवहार होता है ना, उसको जागृत करने की, जागो कब तक सोते रहोगे, लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तुम कहाँ बैठे हो, उस जागृत करने की क्रिया के विकास को संपोषित करने कि उसको और ज़्यादा प्रेशर देगा कि नहीं तुम भी कर सकते हो, क्रिया के तरीके को निहित करने की प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा या प्रेरणा। थॉमसन महोदय ने क्या कहा है कि प्रेरणा छात्र में, देखिए आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं सभी लोग, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा क्या है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन साहब ने कहा था। तो थॉमसन साहब ने इस बात को कहा था कि जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो छात्र के अंदर रुचि पैदा करने की एक कला होती है, ताकि विद्यार्थी को जब उस चीज़ में रुचि होगी, इंटरेस्ट होगी, तभी वो काम करेगा, तभी वो मोटिवेट होगा। हालांकि एक बात अच्छे से जान लीजिए कि इंसान कभी किसी से मोटिवेट नहीं होता है, अगर वो अपनी परिस्थितियों को देखकर मोटिवेट नहीं हुआ तो कभी मोटिवेट नहीं हो सकता। गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ये इनकी डिफिनेशन याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, इसके प्रकार देखते हैं। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रेरणा की अगर हम बात करें तो सकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा और रुचियों के अनुसार करता है। जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी रुचि, अगर उसका इंटरेस्ट है, उसकी मर्जी है, तभी वो कार्य करेगा, वो सकारात्मक कहलाता है। जैसे कि भूख, प्यास, नींद आदि। जब आपको भूख लगेगी तभी आप खाना खाएंगे ना, पेट भरा हुआ है, सामने 56 भोग रख दो, कोई मतलब नहीं है, आप नहीं खाओगे। इसके अलावा नकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिसे व्यक्ति किसी बाहरी दबाव के कारण या बाहरी वस्तुओं से प्रभावित होकर करता है। ये एक नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा वो होती है जहां पे व्यक्ति किसी बाहरी दबाव के कारण जो है किसी कार्य को करता है। और जैसे कि हमारे समाज में देख लीजिए ना, शादियां जब होती हैं तो बहुत से घर में जो लड़कियां होती हैं, उनकी शादी की जब बात होती है तो बहुत बुजुर्ग कहते हैं, नात रिश्तेदार आके टॉर्चर करते हैं, कहते हैं लड़की जवान हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, मेरी नज़र में एक लड़का है, कहो तो बात चलाऊं। तो वो बाहरी दबाव कि फलाने की बिटिया का शादी हो गया है, तुम्हारी बिटिया वैसे बैठी है, तो बाहरी दबाव के चक्कर में आकर के जब कोई कार्य होता है, आदमी प्रेरित होता है, तो वो नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, वो नकारात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है, निगेटिव, नकारात्मक। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे पुरस्कार देना, दंड देना, प्रशंसा करना आदि। दंड बड़ी खतरनाक चीज़ है। मुझे बचपन में याद है कि जब मेरी कोई कंप्लेन होती थी, भगवान की दुआ से स्कूल से कभी कोई कंप्लेन नहीं आई पूरे ज़िंदगी कैरियर में, लेकिन जहाँ हम रहते थे सोसाइटी में, समाज में जिस जगह रहते थे, कुछ दिन सिटी में रहे, फिर गांव चले गए, गांव में भी रहे, तो बहुत से ऐसे केस हुए जहाँ पे विवाद हुआ और मेरी कंप्लेन घर आई। एक बार आई थी, पापा ने बहुत मारा था। अब इसके थ्योरीज क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। पहली बात तो जान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रतिपादन मैकडूगल साहब ने किया था, 1908 में किया था। मैकडूगल साहब ने किया था 1908 में किया था। और इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे उसकी प्रवृत्ति है, जैसा उसका नेचर, आदमी वैसे करेगा, उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है,
अगर आपकी जैसी प्रवृत्ति होगी आप वो काम करेंगे, लेकिन वो प्रवृत्ति क्यों है इसके पीछे ना कहीं कोई कारण होगा ना। दूसरे की खुशी को देख करके खुश हो जाना और दूसरे के दुख को देख करके बहुत खुश हो जाना, ये एक प्रवृत्ति होती है और इसके पीछे कारण होता है, इसके पीछे कारण होता है। जो जलन की भावना रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये बताता है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये बताता है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। लोग जो है यूसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछ सकता है ये प्रश्न। आगे चलते हैं मैकडूगल साहब के अनुसार। मैकडूगल साहब ने क्या कहा था, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों, उनकी सभी क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल का कहना है कि मनुष्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं? स्प्रिंग बोर्ड की तरह कार्य करती हैं और प्रत्येक मानव के व्यवहार को मूल प्रवृत्तियों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी, जैसा आपका नेचर होगा, आप वैसा ही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, ये सच बात है। बहुत से लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी प्रवृत्ति दूसरों को दुखी देखकर खुश होने के भले है। अच्छा वो एक्सीडेंट हो गया, अच्छा वो फेल हो गई, बड़े खुश हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को जवाब एकदम साइलेंट मोड में होकर देना चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन पाने के बाद सबसे पहले मिठाई उन्हें खिलानी चाहिए कि तुम अगर हमसे ईर्ष्या ना करती तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होती, ठीक है। ये चीज होना चाहिए और ये बिल्कुल सच बात है जो यहाँ पे उन्होंने बताया है, बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, किसका? अंतर्नाद का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल ने किया था, हल साहब ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं उसमें तनाव उत्पन्न करती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अंतर्नाद कहा जाता है। यही अंतर्नाद व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, कि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं उसमें तनाव उत्पन्न करती है। हमारी बॉडी की बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और जब वो आवश्यकता नहीं पूरी होती तो फ्रस्ट्रेशन, तनाव जैसी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल सच बात है और इस चीज़ को अंतर्नाद सिद्धांत कहा जाता है। और जब आप फ्रस्ट्रेशन में होंगे, जब आप तनाव में होंगे, जो काम आप करेंगे वो आपको ना अच्छा लगेगा ना सामने वाले को अच्छा लगेगा। तो अंतर्नाद सिद्धांत, जिसमें मनुष्य जब उसकी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती हैं तो बहुत तनाव में हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सच बात है। फिर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। और इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के दो मुख्य कारक बताए थे कि मनुष्य मोटिवेट कब होता है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहले तो उसकी मूल प्रवृत्ति, दूसरा उसका अचेतन मन, कि मन जो है चेत में नहीं है, अचेतन मन होता है। तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है। मूल प्रवृत्तियों यानी इसको क्या किया है इन्होंने? दो भागों में बांटा है। जीवन मूल प्रवृत्ति यानी इरोस, नाम याद रखिएगा, इरोस ये वर्ड यूज करता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी थेनाटोस। अब ये क्या होता है? जीवन मूल प्रवृत्ति जो होती है, इसके द्वारा व्यक्ति संरचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है। व्यक्ति क्या करता है? संरचनात्मक कार्य करता है, कोई ऐसा कार्य करता है, किसी ऐसे कार्य की संरचना करता है जो बहुत बेहतरीन हो, अच्छे हो, क्रिएटिविटी आती है उसके अंदर, जिज्ञासा आती है उसके अंदर। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या होती है? विध्वंसकारी कार्यों को करने की प्रेरणा देती है, ठीक है। और इसके पीछे, इन दोनों के पीछे अचेतन मन अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। तो भाई अगर किसी इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो विध्वंसकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है, तो आप किसी ऐसे माहौल में रहिए जब आपके घर में, आपके आस पड़ोस में माफिया लोग रहते हो, गुंडा माफिया, दबंग लोग रहते हो, माफिया नहीं दबंग लोग रहते हो, तो आप भी कहो हम भी इनकी तरफ बाहुबली बनेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो अचेतन मन है इसको करने के लिए प्रेरित करेगा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। तो चौथा होता है प्रोत्साहन का सिद्धांत। अब प्रोत्साहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वोल्स और काफमैन ने किया था। वोल्स और काफमैन ने किया था। और इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि मनुष्य जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण में
निश्चित वस्तुएं उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में, भाई अगर कोई वातावरण है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कुछ निश्चित चीज़ें होंगी, लोग सभ्य होंगे या असभ्य होंगे, दुष्ट होंगे, अच्छे होंगे, इस तरह से। तो निश्चित वस्तुएं होती हैं, उसे किसी कार्य को करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ये होता है प्रोत्साहन का सिद्धांत। और इनके अनुसार, किसके अनुसार, वोल्स और काफमैन के अनुसार, ये दो प्रकार का होता है। सब मेरा, हाँ बिल्कुल डाल लाओ इसमें, ठीक है। ये होता है। और इसके अनुसार प्रोत्साहन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? धनात्मक प्रोत्साहन, ऋणात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन क्या होता है? या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। ठीक है। जो प्रोत्साहन का सिद्धांत है कि मनुष्य जिस एटमॉस्फेयर में रहता है उस वातावरण में निश्चित वस्तुएं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। आप जिस भी परिवार में रहते हैं, अभी जिस परिवार में अभी रिजल्ट आया बिहार का, अब मैं प्रोत्साहन का सिद्धांत आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी रिजल्ट आया बिहार का, और बिहार जूनियर का रिजल्ट आया हिंदी संस्कृत का। तो मेरे घर में एक लोग सेलेक्ट हुए, और वो सेलेक्ट हुए वो पिछले 8-10 साल से, क्या बताऊं मैं, एजुकेशन से बहुत दूर थे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन एग्जाम टाइम पर थोड़ा बहुत पढ़ा, उनका सिलेक्शन हो गया। अब उस चीज़ को देख करके पूरे घर का वातावरण ऐसा हो गया कि बहुत से जो और लोग हैं वो प्रोत्साहित हो गए कि नहीं हम भी करेंगे। तो जो वातावरण की निश्चित वस्तुएं होती है ना, वो इंसान को प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है, इस चीज को याद रखिएगा, ये बिल्कुल सच बात है, एकदम सही है। ठीक है। और ये जो प्रोत्साहन का सिद्धांत होता है ये दो तरीके का होता है, आपने देखा अभी, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक क्या होता है? जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करे। और ऋणात्मक क्या होता है? जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने से आपको रोकने का प्रयास करे। ठीक है। फिर अगला सिद्धांत है शरीर क्रिया का सिद्धांत, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्गन साहब ने किया था। और इन्होंने शरीर क्रिया सिद्धांत या शरीर रचना सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके अनुसार उन्होंने बताया मनुष्य को प्रेरणा किसी बाहरी तत्वों से नहीं मिलती। मनुष्य को प्रेरणा किसी बाहरी तत्वों से नहीं मिलती, बल्कि उसके शरीर के अंदर तंत्रिकाओं में होने वाले परिवर्तनों से मिलती है। होने वाले परिवर्तनों से मिलती हैं। जो मनुष्य के अंदर जो तमाम तंत्रिकाएं काम करती हैं उसमें जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे वो काम करने के लिए प्रेरित होता है। बच्चा होता है छोटा सा, खेलने का बहुत मन करता है, जिज्ञासु होता है। जब आप बड़े होते हैं, थोड़ा मेच्योर होते हैं, समझदार, कॉलेज लाइफ जीते हैं, तो आपकी इच्छाएं बदल जाती हैं। जब आप और ओवर शादी हो जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो आपकी एक्टिविटी बदल जाती है। तो शरीर के अंदर जो तंत्रिकाओं में परिवर्तन होता है उसी से क्या होता है, कह रहे हैं, उसी से इंसान को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, किसी बाहरी तत्वों से नहीं मिलती। ये बात यहां पे किया गया है मॉर्गन साहब के अनुसार। अगली थ्योरी है मांग का सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन किया था मैस्लो साहब ने। और मैस्लो ने क्या कहा था कि इसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं ही उसी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। जाहिर सी बात है, मांग का सिद्धांत, अभिप्रेरणा में मांग का सिद्धांत जिसका प्रतिपादन मैस्लो साहब ने किया, कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वही इंसान को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। आपकी आवश्यकता है एक बड़ा सा घर हो, BMW गाड़ी हो, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, कि मतलब जिस चीज़ को हम देखें पसंद आ जाए वो हमारी हो जाए, या हमारे माँ बाप जिस चीज़ को कह दें बेटा ये हमारा हमको चाहिए, उसमें इफ बटन ना होने पाए। तो ये मांग की थ्योरी होती है जो मैस्लो साहब ने की है मोटिवेशन के अंतर्गत, अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ये मैस्लो साहब की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? मैस्लो साहब की। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें आगे बात करते हैं इसके अलावा और क्या चीजें आती हैं। मैस्लो ने 5 प्रकार की मांग बताई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ये 5 प्रकार की मांग क्या होती है, देखिए। पहला होता है दैहिक मांग, जो शरीर की डिमांड होती है।
शरीर के, हमारे शरीर की बहुत सारी डिमांड होती है, सब समझते हैं कि खाना चाहिए, पीना चाहिए, बॉडी फिट होनी चाहिए, ठीक है, ये होती है। सुरक्षा की मांग सबकी होती है, सामाजिक मांग होती है सबकी, समाज वहाँ बढ़िया हो जहाँ हम रह रहे हों। स्वसम्मान, भाई अपने सम्मान, स्वसम्मान, इसकी डिमांड तो सबसे बड़ी होती है। आत्मसिद्धि की मांग, ये 5 चीजें हैं जो मैस्लो साहब ने बताया कि मांगे 5 तरह की होती हैं, ठीक है, जो इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करती है। फिर प्रेरक क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें जो इंसान को प्रेरित करती हैं, तो मैस्लो साहब ने कहा कि जन्मजात प्रेरक होते हैं और अर्जित प्रेरक होते हैं। जन्मजात प्रेरक जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, ये जन्मजात हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंसान हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको काम नहीं करना है, आप विश्राम नहीं करेंगे, सब करेंगे। ये जन्मजात चीज़ें हैं जो इंसान को अपने कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, अभिप्रेरण करती हैं। ये इन्होंने बताया है मैस्लो साहब के अनुसार। अर्जित प्रेरक मतलब जैसे रुचि, आदत, सामुदायिकता। रुचि ये आप अर्जित करते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब आपकी किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बाल्यावस्था, किशोरावस्था जैसे उम्र में आते हैं तो किसी के पढ़ने में रुचि है, किसी के खेलने में रुचि है, किसी को गाने में है, किसी को नाचने में है, अलग अलग रुचि होती है। तो कुछ ऐसी रुचियां जो क्या होती है, अर्जित होती हैं, इसको हम ग्रहण करते हैं। आदत, हैबिट, ये भी हम जिन दोस्तों के साथ रहते हैं अच्छे नहीं हैं, हम कोई नशा नहीं करते, मेरा दोस्त सिगरेट पीता है, साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, तो क्या पता कभी न कभी उससे हम ले लें, क्या लो 2 फूंक तुम हो मान लो, और धीरे धीरे 2 फूंक से आते आते पर डे 2 बंडल में कन्वर्ट हो गए कि 2 पैकेट सिगरेट पीना है। तो ये अर्जित मांग होती है। क्या होती है? अर्जित प्रेरक होता है, ये उन्होंने बताया है। गुड इवनिंग संतोष जी, ठीक है। अब अभिप्रेरणा के उद्देश्य क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के उद्देश्य देखते हैं। चलिए, अभिप्रेरणा के उद्देश्य क्या होते हैं देखिएगा। संगठन से जुड़ा हुआ है, संगठन टॉपिक हमने शुरू किया था, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी उसी से जुड़ी थी। तो अभिप्रेरणा क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, अब उसके उद्देश्य देखते हैं। वास्तव में इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो कर्मचारियों को मोटिवेशन प्रदान करने, अभिप्रेरणा प्रदान करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। कर्मचारियों को मोटिवेट क्यों करें? पहला है कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करके उनके मनोबल में वृद्धि करना। जब कर्मचारियों की कार्य क्षमता को अगर बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है उन्हें मोटिवेट करेंगे। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कई तरीके से लोग मोटिवेट करते हैं, सैलरी को बढ़ाना, प्रमोशन करना, तारीफ करना, इस तरीके से। कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना, मधुर श्रम संबंध। जब बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके बीच में संबंध होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। ये नहीं किसी 36 का आंकड़ा हो, अब काम एक साथ करना, एक ही जगह करना है तो ये दिक्कत हो जाती है। तो कर्मचारियों में संबंध बढ़िया हो, इसीलिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। अरे यार ठीक है, आप ही के साथ काम कर रहे हैं, उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सा आप छोटे हैं, झुक जाइए, आप ही करिए, हाँ सर आप सही हैं, ये चीज़ें होती हैं। फिर कर्मचारियों को उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। जो काम है क्रम अनुसार उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कि भैया आपका जो टारगेट है उसको प्रोत्साहित करने के लिए डू इट। अगर तुमने ये काम कर दिया तो जान लेना बिल्कुल बहुत खुश हो जाऊंगा, हमारी तरफ से तुमको बोनस, 4 दिन की छुट्टी, ऐसे। तो इसलिए प्रोत्साहित करना। कर्मचारियों के बीच परस्पर सहयोग और सहकारिता की भावना विकसित करना कि आपस में मिलकर काम करें, सभी लोग विवाद करके ना करें, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। कर्मचारियों की फाइनेंशियल, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना। इसके लिए भी इंसान मोटिवेट करता है कि यार बताओ, तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग उसने भी की थी, वो काम कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति देखो कितनी बढ़िया हो गई है, प्रमोशन हो गया, सैलरी ज़्यादा हो गई, तुम वहीं पे हो, तुम्हारा काम 2 कौड़ी का है, समाज में उसका रेपुटेशन देखो, तुम्हारा रेपुटेशन देखो। तो सामाजिक, आर्थिक, पर्सनल लेवल पे व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको मोटिवेट करना, उनको अभिप्रेरित करना, ये होता है।
कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना, हम उनको मोटिवेट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे जितने तरीके हो सकते हैं ताकि वो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से सहयोग करें। कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण की भावना उत्पन्न करने के लिए कि भैया कंट्रोल होना, अपने ऊपर फ्रस्ट्रेट मत होना, आप इस काम को कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, संस्था आपके साथ है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती, आप इतने साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, संस्था आपके साथ खड़ी है, तो मोटिवेट करना। कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना, आपस में समन्वय, ठीक है, मिलकर काम करना। इन सभी कार्यों को करने के लिए मोटिवेशन का होना, अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये सारी बातें अभिप्रेरणा के उद्देश्य थे कि क्या उसके उद्देश्य होते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, अभिप्रेरणा का महत्व क्या होता है। देखिए, अभिप्रेरणा का महत्व मानव जीवन में अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा होता है। मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा होता है। जिस थ्योरी को हम पढ़ते हैं, बिल्कुल अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं अपने आप से, अपने आसपास के माहौल को, चीज़ों को देख करके, तो मामला गड़बड़ है। मानव जीवन इसका बहुत अत्यधिक योगदान होता है, क्योंकि यह हमें क्या दिलाती है, सफलता, समृद्धि, सांत्वना प्रदान करता है, इसका महत्व होता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का महत्व, जो अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, उसका हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। अब आप किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं। एक स्टूडेंट था हमारा, अभी हाल ही में क्या हुआ उसके साथ, वो जिस लॉज में रहता था वहाँ के कुछ सीनियर लोग उसे बड़ा टॉर्चर करते थे कि शाम को हमारा खाना बना देना, बर्तन धुल देना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस तरह से टॉर्चर करते थे। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने रूम नहीं छोड़ा अपना, वहाँ पे लगा रहा। फाइनली उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, पीसीएस का एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिया, फाइनल क्लियर कर लिया, प्रेजेंट टाइम में सिलेक्टेड है, पोस्टेड है। और जब सिलेक्ट हुआ तो उसके बाद वो आया और सबसे पहले उन्हीं भैया लोग को मिठाई खिलाई, कहा कि अगर आप इतना टॉर्चर ना करते तो हम मोटिवेट ना होते, कि एक दिन हम सफल होकर दिखाएंगे कि जहाँ पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे आप पहुँच नहीं पा रहे हैं अभी, जबकि हमसे आप सीनियर हैं। तो मोटिवेट आदमी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो मोटिवेशन का महत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मोटिवेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग। अब अनेक बिंदु दिए हैं, आपको समझना है मोटिवेशन का महत्व, इंस्पिरेशन का महत्व क्या होता है। देखिए, अभिप्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन प्रदान करने से कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि की अनुभूति होती है कि हाँ भैया संतुष्ट है हमारे कार्य से। कर्मचारियों का मनोबल उच्च बनाए रखने में सहायता प्रदान होती है और उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं होती है, कि जब आप उनको बार बार इंस्पायर करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, तो उनका मनोबल बहुत बड़ा रहेगा कि हाँ हमारे बॉस हमारे साथ लगे हैं। ये होता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने से उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता है। जब कर्मचारी बार बार इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। ये होता है। ठीक, अभिप्रेरणा से कर्मचारी जो होते हैं स्थायी रूप से संस्था में कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। संस्था में कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि यार हमारा बहुत अच्छा माहौल है, बहुत कोऑपरेटिव है सर, हमारे बॉस, हमारे वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ये काम करिए, बीमार है तो कोई बात नहीं, छुट्टी ले लीजिए, पेमेंट नहीं कटेगा आपका, इस तरीके से। इसमें कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। इसके द्वारा मानवीय साधनों का अनुकूलतम सदुपयोग संपन्न हो जाता है और इसमें कर्मचारियों में मधुरतम श्रम संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है और इससे द्वारा कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ये होता है। तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें संगठन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और जब कर्मचारी संतुष्ट होंगे तो संगठन अपने आप बूम करेगा। ये होता है। फिर इसके साथ साथ अगर इंस्पायर किसी को करते हैं तो उसको करने से कर्मचारियों की प्राथमिक एवं गौण आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही, इंस्पिरेशन के द्वारा ही औद्योगिक प्रजातंत्र की नींव को मजबूत बनाया जा सकता है। औद्योगिक प्रजातंत्र, इंडस्ट्रियल, उसको मजबूत बनाया जा सकता है। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी उद्योग है, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है, बिना मोटिवेशन के, इंस्पिरेशन के नहीं हो सकता मजबूत। वहाँ के जो कर्मचारी हैं अगर उनका आप शोषण करेंगे
तो वो मजबूत नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा अप्रेरणा के सिद्धांत, अप्रेरणा का सिद्धांत अभी जो हमने देखा उसके अलावा है। देखिए एक सेकंड रुक जाइए, तो रुक जा भाई रुक जा। ये प्रेरणा का सिद्धांत हमने यहां पे देखा था। इसके अलावा कुछ और भी हैं, चलिए देख लेते हैं उसको भी। हाँ चलिए, जो सिद्धांत हमने देखा था उसके अलावा और भी है, देख लीजिए। अभिप्रेरणा हमारे जीवन को विकसित करने, सकारात्मक बदलाव लाने, समृद्धि प्राप्त करने का माध्यम होती है और हमें यही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है, सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। शिक्षार्थियों, जो विद्यार्थीगण होते हैं, शिक्षार्थियों को महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ करके, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ करके उनकी कहानियों से प्रेरित किया जा सकता है। जो विद्यार्थी होते महान व्यक्तियों की, महात्मा गांधी ने कैसे क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये ऐसे थे, दुनिया भर के जितने भी महान दिग्गज रहे हैं, जिससे उनका विकास होता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अभी जो थ्योरी हमने पढ़ी उसी चीज को पॉइंट वाइज अलग से बताया गया है, कुछ अलग तरीके से, इसको भी देख लीजिए, ये आसानी होगी समझने में। तो कर्मचारियों को जब हम मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, तो ये चीज उनमें जरूर होनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए कि कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि वाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लाजवाब, कोई जवाब ही नहीं है, ब्रिलियंट, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। कर्मचारियों को वही कार्य प्रदान करना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो, बिल्कुल सही है। कोई आदमी टेक्निकल डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है और आप उससे कह देंगे कि भैया इसको छोड़ो, तुम बैठ के कैश गिनो, तो भैया कैसे होगा? या कह देंगे तुम ये देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कर्मचारियों को कुशल नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। कर्मचारियों को यह अनुभव कराना चाहिए कि उनकी नौकरी स्थायी है, सबसे इंपॉर्टेंट। कर्मचारियों को यह अनुभव कराना चाहिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। अगर आप गलतियां करते हैं तो उससे सीखिए, क्योंकि हर इंसान जो होता है, जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, वो गलतियों का पुतला होता है, उससे गलतियां होती हैं। तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, कर्मचारियों में प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए उनको ये भरोसा दिलाना चाहिए कि आपकी नौकरी स्थायी है। तो संगठन का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है, उससे संगठन मजबूत बनता है और कर्मचारी मन से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, और क्या चीजें यहां बताई जाती हैं उसको भी देख लेते हैं। आगे क्या बताया गया है इसमें कि कर्मचारियों, आगे हो गया, कर्मचारियों के कार्यों को दुर्घटनाओं आदि से सुरक्षित रखना चाहिए। जोखिम वाला काम ना कराइए बहुत ज्यादा। कर्मचारियों, आगे यह है, कर्मचारियों के कार्य करने के वातावरण को सदैव सुखद, सुहावना एवं शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। बिल्कुल, जहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं माहौल एकदम शांतिपूर्ण हो, बहुत ज्यादा प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, जबरदस्ती, शोर शराबा, ये सब नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि दिमाग एकदम शांत रहे। कर्मचारियों की कार्य अवधि निश्चित और उचित होनी चाहिए। बिल्कुल, 10 से 5 लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं, 10 से 5 जॉब करते हैं, तो कर्मचारियों की अवधि निश्चित है। लेकिन आप अवधि का निश्चित होने का मतलब 15-15 घंटे काम कराएंगे तो ये उचित नहीं है, तो ये होना चाहिए। कर्मचारियों को उचित एवं मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। त्योहारों पे बोनस देना, खुश होकर के उनको एक्स्ट्रा पैसा देना, टाइम टाइम पे सैलरी बढ़ाना, प्रमोशन करना, इस तरीके से उनके बीच ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे अपने कार्य के प्रति गौरव का अनुभव करें। मैं अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया हूँ, सर हम पे बहुत भरोसा करते हैं, गौरव फील करना चाहिए कि यार बहुत बढ़िया इंसान हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। सभी कर्मचारियों के साथ प्रतिष्ठित एवं सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ, जूनियर हो या सीनियर हो, सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये सच बात है। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज अब बदल रहा है और इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए। पहले हम लोग के समय जैसे होता था कि जो है बड़े बुजुर्ग जो घर में होते थे मार देते थे, हम लोग चुपचाप ऐसे खड़े रहते थे। गुरुजी स्कूल में मार देते थे तो घर आके बताते थे, गार्जियन को मालूम चलता था, घर वाले अलग से कूटते थे। लेकिन आज समय बदल रहा है,
आज समय बदल रहा है। आप स्कूल में किसी बच्चों को मार देंगे, गुरुजी से कहेगा ठीक है मिलो चौराहे बताते हैं, ये हो जाता है। तो उनको मार करके आप सुधार नहीं सकते, डर पैदा कर सकते हैं। इसीलिए उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, समझा बुझा करके मोटिवेट करना चाहिए कि अगर ऐसा रहोगे जिंदगी में क्या करोगे। तो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इंस्पिरेशन ये बहुत जरूरी चीज होती है, चाहे संगठन हो चाहे कोई भी संस्था हो। ठीक, ये होता है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा अप्रेरणा की प्रकृति की अगर हम बात करें तो अप्रेरणा और पॉजिटिव आदर्श की दिशा में काम करने से मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है अगर आप मोटिवेट होते हैं। और पॉजिटिव चीज़ों से, ऐसे नहीं कि आप आतंकवादियों से मोटिवेट हो गए चलो बमबाजी कर दें, पॉजिटिव चीज़ों से, सकारात्मक चीज़ों से आप मोटिवेट होते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है। स्वाभाविक तरीके से स्ट्रेस को, तनाव को कम कर सकता है और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। इसकी विशेषताओं से इसकी प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे यह एक कार्य पद्धति है, इंस्पिरेशन अभिप्रेरणा यह एक कार्य पद्धति है। इसके अंतर्गत अभिप्रेरण वह कार्य है जिसमें आवश्यकताओं, प्रयासों या प्रयत्नों, प्रेरणाओं, उद्वेगों, संवेगों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। आवश्यकता को, प्रेरणा को, संवेग को, इच्छा को, महत्वाकांक्षा को सबके से मिश्रण किया जाता है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रेरणाओं को सम्मिलित करती है। यह एक कंटिन्यूअस, सतत मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। यह व्यक्ति के अंदर से आती है। बिल्कुल सही है, जब आप किसी को देखकर मोटिवेट होते हैं सकारात्मक तरीके से, वह अंदर से निकलता है यार मैं भी करूंगा, आई डू इट, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, एकदम फाड़ दूंगा, देखना आपकी धोती फाड़ के रुमाल कर दूंगा। और मनुष्यों के संपूर्ण व्यवहार को अभिप्रेरित करने में अभिप्रेरणा के अतिरिक्त उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार होता है कि कुछ अन्य निर्धारक घटक भी होते हैं जिनको हम बाहरी घटक के नाम से जानते हैं कि बाहरी चीज़ें होती हैं जो इंसान को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। ये होता है। क्या नाम है, प्रतिभा जी, मैंने आपको कल ही कहा था कि आप एक काम करिएगा, अभी मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, आपका नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। तो है अभी 5 से 6 भी क्लास है, 6 बजे ख़त्म होगी क्लास, उससे बात करेंगे। आप लोग भी जुड़िएगा, बिहार स्टेट का है लेकिन राजनीति विज्ञान संबंधित है, तो आप लोग भी जुड़िएगा। मैं आपको कॉल करूँगा प्रतिभा जी, ठीक है। पहले आज चेक कर लेता हूँ क्या हुआ है, आगे चलते हैं हम लोग। अभिप्रेरणा एक प्रबंधकीय प्रकार है, प्रबंधकीय कार्य कह सकते हैं। और इसके अन्य कार्य, इसमें क्या होता है, अन्य कार्यों की तरह एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय प्रकार है जो मनुष्य शक्ति के साथ व्यवहार करता है। इसे उत्प्रेरण की संज्ञा जॉर्ज आर टेरी ने दी थी। किसने? जॉर्ज आर टेरी। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रबंधकीय प्रकार है, अन्य कार्यों की तरह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है जो मनुष्य की शक्ति के साथ व्यवहार करता है, कि मनुष्य के अंदर इतनी पावर है, उसके साथ मिलकर के काम करता है, एक्टिव होता है। नहीं, इसके बाद वाली क्लास में 5 बजे होगी, वो 6 बजे खत्म होगी। यह सहयोग प्राप्त करने का एक साधन है। अब प्रेरणा दूसरों का सहयोग प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन होता है। बिल्कुल सही है। यह मनोबल एवं उत्पादकता से भिन्न है। किसी व्यक्ति में मनोबल उसकी काम करने की इच्छा को प्रकट करता है, जबकि उत्पादकता का अर्थ कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता से होता है। किसी भी व्यक्ति में मनोबल उसकी काम करने की इच्छा को प्रकट करता है, और जबकि उत्पादकता क्या होता है, उसका अर्थ होता है कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि से होता है। अतः अभिप्रेरण यह एक प्रक्रिया है जिसमें मनोबल एवं उत्पादकता के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। अभिप्रेरण के माध्यम से, इंस्पिरेशन के माध्यम से मनोबल में और उत्पादकता में संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। इसके अनेक स्रोत होते हैं, जैसे उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए कार्य संतुष्टि,
भावी विकास, मनोबल, पदोन्नति, कुशल नेतृत्व आदि। और यह व्यक्तियों के व्यवहार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है कि भैया उसका व्यवहार को स्पष्टीकरण, जो जैसा आप इंस्पिरेशन होगा, आप जो काम करोगे उसका स्पष्टीकरण होगा कि हाँ ये बंदा इससे प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के, मोटिवेट होकर के काम कर रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये हमने जो देखा अभी टॉपिक, ये अभिप्रेरण देखा, मोटिवेशन देखा, उसके सिद्धांत देखे, उसकी प्रकृति को देखा, तमाम जो थिंकर्स थे उनकी डिफिनीशन क्या थी हमने वो देखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट जेआरएफ में लोक प्रशासन के पोर्शन में टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल टॉपिक यहीं पे समाप्त है। अब एक नया टॉपिक में शुरुआत करूंगा, बीच में शुरू नहीं करूंगा, और कल आपकी क्लास 4 बजे से होगी। जाने से पहले फिर एक बार बता दूं, मैं इसका पीडीएफ में ग्रुप में भेज दे रहा हूं, और जाने से पहले फिर आपको बता दे रहा हूं कि जून 2024 में जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। 96 28 95 92 37 नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि लिखा है 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक आप सभी लोगों को 80% की छूट दी गई है। आप टीजीटी पीएचडी हो, पॉलिटिकल साइंस, नेट जेआरएफ हो, एलटी हो, जीआईसी हो, बिहार स्टेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। बिहार असिस्टेंट की क्लास 5 बजे से है आप लोगों की है, अभी आपकी 5 बजे से क्लास लाइव होगी। बिहार स्टेट का सिलेबस क्या था पॉलिटिकल साइंस का, मैंने अभी पिछली कक्षा में कल डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। आज टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे, तो जुड़ना ना भूलें अभी। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, मुलाकात होती है 5 बजे आप लोगों से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ठीक है, अभी 5 बजे जो क्लास होगी आप लोग जुड़िएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।